अगर आपके मन में इससे संबंधित कोई जिज्ञासा हो, इससे संबंधित कोई विचार होंगे, तो हम लोग एक दूसरे से सीखेंगे, जानेंगे और अध्ययन करेंगे। कारण कि एक चीज मैं आप सबको बता दूं, आप सब छोटे बड़े छोटे मोटे, ये एक ऐसा विधा है, विधि एक ऐसी विधा है, चिकित्सा विज्ञान एक ऐसी विधा है जिसमें कोई भी व्यक्ति पारंगत नहीं होता। जो एक दिन का आप 10th सेमेस्टर पास करके जाइएगा या 6th सेमेस्टर पास करके जाइएगा, और जब आपका इनरोलमेंट होगा तो आपके नाम के साथ भी लगेगा एडवोकेट फलाना, और आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, और आप अपने दिमाग में उस व्यक्ति का नाम नोट करिए जो इस देश का सबसे बड़ा वकील हो, कोई भी व्यक्ति, उससे भी जब उसका भी प्रोफाइल चेक करिएगा तो वो भी यही लिखेगा हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो यहाँ सारा लोग इस पर प्रैक्टिस ही करता है, परफेक्टनेस इसमें किसी को नहीं, कोई परफेक्ट नहीं। अगर कोई परफेक्ट होता तो आप कल्पना करते हैं कि एक ही कानून का निर्वचन करते हुए, एक ही कानून की व्याख्या करते हुए, एक ही लॉ, एक ही धारा को अवलोकन और उसका बहस सुनने के बाद दो जज दो विभिन्न विचारधाराओं में अपना जजमेंट देते हैं। यानी कि दोनों के सोचने और समझने और उसको आत्मसात करने की शक्ति जो है, उसकी क्षमता जो है वो अलग है। हम लोग एक छोटे से बात से आपको हम शुरू करने का प्रयास करें। आज का जो हमारा व्याख्यान का टॉपिक है, ये टॉपिक है विधि एवं नैतिकता, लॉ एंड मॉरलिटी। और लॉ एंड मॉरलिटी आपको जान के आश्चर्य होगा, मैडम आपसे बात करेंगी तो बताएंगी, या जो आपके जो शिक्षक हम लोगों के जो कलीग हैं वो आपसे बात करेंगे तो बताएंगे कि यह एक ऐसी जीवंत विषय है, यह एक ऐसा जीवंत विषय है कि LLB का भी विद्यार्थी को जानना चाहिए। आप पोस्ट ग्रेजुएट में यह एक टॉपिक है, एक क्वेश्चन आता है, एक लोग इसको पढ़ते हैं, और रिसर्च का भी सब्जेक्ट। किसी जब इंटेलिजेंट बड़ा विद्वान से आप बात करिएगा तो वो एक टर्मिनोलॉजी में यूज करता है, हार्ट फुलर कंट्रोवर्सी, हार्ट डेवलिंग कंट्रोवर्सी, हार्ट वर्किंग कंट्रोवर्सी। ये क्या है? ये जब कोई बात आपसे करे कि आप हार्ट फुलर, हार्ट डेवलिंग, हार्ट वर्किंग के बारे में जानते हैं, आपके मन में स्वाभाविक सवाल आना चाहिए कि यह बात कर रहा है विधि और नैतिकता के संबंध में, विधि और नैतिकता के प्रवर्तन के संबंध में, और विधि और नैतिकता, विधि के क्षेत्र में नीति नैतिकता कहां तक लागू होगी, इसके संदर्भ में। तो हम एक छोटा सा सवाल, चूंकि आपका बेस, आपका पैमाना हम जान लें और फिर हम अपनी बातों को आगे बढ़ाएं। आप में से कोई एक व्यक्ति ये बताने का प्रयास करेगा, आपको किस सेमेस्टर के हैं ये पता है? सेकेंड सेमेस्टर। लॉ आपने सुना होगा, लॉ कर रहे हैं आप, BA LLB कर रहे हैं। एक्चुअली ये लॉ होता क्या है? जिस लॉ की बात हम लोग करते हैं, ये लॉ है क्या? मोटे तौर पर बताइए एक आम आदमी के। आप कानून किसको कहते हैं, विधि किसको कहते हैं? आराम से बैठ बेटा, बैठ। Sir, law is the formal rule, the formal set of rules which govern the behavior of society. Yes. मैं उम्मीद नहीं किया था, अगर इस
डिफिनीशन के आगे पीछे कुछ भी लगा दिया होता ना इस लड़की ने, तो वो डिफिनीशन पर मैं डिसाइड कर जाता। लेकिन इसका अधूरा जवाब जो विषय पर हम आ रहे थे बात करने के लिए वो पूरा कर दिया। इसने क्या कहा? लॉ इज ए सेट ऑफ रूल्स, फॉर्मल औपचारिक सेट ऑफ रूल्स जो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करता है। यानी हम मानव आचरण को नियमित और नियंत्रित करने की जो नियमों का समूह है, यानी कि हमारा मानव आचरण जो नियंत्रित होता है, जो समाज में उसको रेगुलेट किया जाता है, जो उसको नियंत्रित किया जाता है, ये कानून है। और ये कानून और मानव का समाज में मानव के आचरण को नियमित और नियंत्रित केवल जो ये आप सीआरपीसी के किताब लेके बैठे हुए हैं या सीपीसी के किताब लेके बैठे हुए हैं या संविधान की किताब लेके बैठते हैं हम लोग या संविधान को लेके बैठते हैं, केवल इसी से मानव आचरण नियमित और नियंत्रित नहीं होता। मानव आचरण नियमित और नियंत्रित अन्य चीजों से भी होता, जैसे परिवार का नियम। जैसे मान लीजिए आपके परिवार में एक नियम है कि अगर आप लेट शाम तक घर आइएगा किसी कारण से, तो अपने बड़ों को बता दीजिए कि थोड़ा हमको एक जगह हम रुक गए हुए हैं, दोस्त के यहाँ है या कुछ काम पड़ गया है, जाम में है, आप चिंता नहीं करें, हम आ रहे हैं। हम सब सभी समाज में हैं। मान लीजिए कि एक ऐसा परिवार हो जहां पर परिवार में महिलाओं को रेस्पेक्ट दिया जाता हो, कोई जोर से ऊंची आवाज में वहां नहीं बोलता हो, गाली गलौज नहीं होते हो, असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं होता हो, ये भी एक सामाजिक नियम है, पारिवारिक नियम है। और इससे भी हमारे आचरण नियमित और नियंत्रित होते हैं। एक धार्मिक नियम है। अभी आप कुछ लोगों को देखिएगा, वो दाढ़ी बढ़ाए हुए हैं, पूछिए साहब दाढ़ी बढ़ा, हाँ पितृपक्ष चल रहा है ना, आज नवमी है तिथि, आज पितृपक्ष चल रहा है, इसीलिए पितृपक्ष के दौरान जो है हम पिंड तर्पण करते हैं, इसीलिए दाढ़ी बढ़ी हुई है। कोई व्यक्ति आपको मिलेगा, आप अपने टीचर को आते हैं, आप लोग फिर हम रंजन भैया आज पहली बार हम यहाँ आए, मैंने आपको व्याख्यान देने के लिए, मेरा आना जाना यहाँ बराबर है। अगर आप विगत 6 महीना में आए हो साल भर से, तो मुझे 2 बार यहाँ देख चुके हैं, मैं 2 बार अभी आके गया। 3 साल और 4 साल आपको रहना है और हम आएंगे। थोड़ा सा हमको बताइएगा एगो चीज कि किसी कानून लिखा है क्या कि शिल्पी मैडम को देख के प्रणाम कीजिएगा या रंजन सर को देख के प्रणाम कीजिएगा या आप अपने माता पिता को ही प्रणाम कीजिएगा? दुनिया का कोई कानून नहीं है जहां तक मुझे पता है। ये सामाजिक नियम है, ये समाज के नियम है। और जब आप सामाजिक नियमों का काम करते हैं, जब आप धार्मिक नियमों का काम करते हैं, जब आप पारिवारिक नियमों का काम करते हैं, तो लोग क्या कहता है, यार वो लड़का बहुत अच्छा है, वो बड़ा कल्चर्ड है, वो आदमी बहुत अच्छा है, वो गुरुजी अपने से बड़ों को आदर और रेस्पेक्ट करता है, वो महिलाओं का सम्मान करता है। जी अरे फला उनको उदंड है, सो बोलने का तमीज नहीं है। बताइए, नवरात्र चल रहा है और मांस मछली खा रहा है, उसको इतना भी तमीज नहीं है। रमजान का सीजन है और वो रोजा नहीं रखता है। क्या किया उसने? धार्मिक नियमों का परिवर्तन किया, धार्मिक नियमों को परित्याग किया। तो जो लड़की ने कहा, इसने गलत या सही बहुत अच्छी बात की कि कानून जो है, कानून जो है वह नियमों का ऐसा समूह है,
सेट ऑफ रूल्स है जो ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट कर रहा है। और मैंने आपसे क्या कहा कि ये जो सीआरपीसी है, ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये जो संविधान है, ये जो पार्टनरशिप एक्ट है, ये जो आपका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी है, जो आप पढ़िएगा, यह भी वही काम करता है, ह्यूमन रेगुलेटरी ये भी करता है। तो क्या अब दोनों में अंतर होगा कि एक ये लॉ और एक पारिवारिक, सामाजिक, धार्मिक, दोनों को दो भाग में बांटा कि एक जिसको कि इस लड़की ने कहा औपचारिक, फॉर्मल, दोनों के बीच अंतर और मेन एक अंतर। अब बाकी दो अंतर जो है वो स्वाभाविक है। मेन अंतर यह है कि अगर आप पारिवारिक नियम का, धार्मिक नियम का, सामाजिक नियम का, नैतिक नियम का अनुपालन अगर नहीं करिएगा या करिएगा तो जानते हैं क्या होगा? आपका सोशल अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल, अंग्रेजी में मैंने सोशल अप्रूवल डिसअप्रूवल कहा, हिंदी में आपको सामाजिक तौर पर या तो एक्सेप्ट किए जाएंगे या आपको बहिष्कृत किया जाएगा। ये लड़का बहुत अच्छा है, कल्चर्ड है, बात करने का इसको तरीका है, ये सलीका से बात करता है, ये बहुत ही धार्मिक विचारधारा का व्यक्ति है। और अगर मान लीजिए कि वो नहीं करता है तब हम क्या कहते हैं? बेकार है। क्या बात कर रहे हैं? तब इसका कोई मतलब ही नहीं। तो ये जो है जिनकी मैंने बात की कि वो जो फॉर्मल, उन लोगों में, अब बाकी ये जो भी, ये भी ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करते हैं। और ये जो आप जिस लॉ को आप पढ़ते हैं, जिस कानून को पढ़ने के लिए यहां नाम लिखवाया है, उसमें भी सामाजिक आचरण को नियमित और नियंत्रित ही किया जाता है। अंतर सिर्फ एक होता है कि जब आप उस नियम को पालन नहीं करते हैं तो स्टेट का फिजिकल फोर्स काम करता है जो आपको करा देगा। आप अगर किसी कानून का, संविदा का पालन नहीं कीजिएगा, दूसरा पार्टी क्या करेगा? मुकदमा करेगा, सिविल सूट करेगा, स्पेसिफिक परफॉर्मेंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का मुकदमा करेगा, स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत। आप अगर किराया अपने मकान को दिए हैं, एग्रीमेंट बना है, नहीं दे रहा है किराएदार, तो आप क्या करते हैं? मुकदमा करके उससे क्या कर लेंगे? ले लेंगे। संविधान में जो मानव के आचरण को नियमित और नियंत्रित करने की बातें हैं, अगर आप नहीं करिएगा आप उड़ जाएंगे। लेकिन धार्मिक नियम, सामाजिक नियम, पारिवारिक नियम का आप विरोध करिएगा तो हम क्या करेंगे? हमारे पास क्या विकल्प है? सोशल अप्रूवल एंड डिसअप्रूवल। तो दोनों के बीच जो अंतर है, वो अंतर का आधार यही है कि जब हम जिस कानून की बात आपसे करने की बात कर रहे हैं, जो कानून आप पढ़ने आ रहे हैं, यह भी मानव आचरण को नियमित और नियंत्रित करता है, लेकिन इसके पीछे जो एक सरकार है, जो एक शासन है, जो एक व्यवस्था है, उसका फिजिकल फोर्स काम करता है। और अगर आप नहीं करिएगा, मैंने आपसे सवाल किया और उसका वाइस वर्सा, उसका उल्टा भी मैं बात कर रहा हूं। जैसे मैंने कहा कि आप अपने माता पिता को प्रणाम नहीं कीजिए, तो क्या करेगा? कुछ नहीं कर सकता। आप अपने टीचर को प्रणाम नहीं कीजिएगा तो कुछ नहीं कर सकता। लेकिन अगर आप 18 साल से कम हैं और आप अपने आपका माता पिता, आप ही के माता पिता आपको अगर बढ़िया से शिक्षा नहीं दे रहे, खाना नहीं दे रहे, तो क्या है? कानून के अनुसार मेंटेनेंस का मुकदमा लेकर आके उनसे पालन करेंगे। अगर आपका क्लास नहीं चल रहा है और आप फीस दे के कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो आपके पास एक है कि सारा ड्यूटी है टीचर का कि अगर स्टूडेंट आया है, सब कुछ ठीक ठाक है, तो उसको पढ़ाना पड़ेगा। आप उसका पालन करा सकते हैं। तो जो
उसको हम लोग कानून की भाषा में कहते हैं लीगल लॉ, विधिक कानून, विधिक नियम। तो सामान्यतः हमारे सामने जब हम लोग लॉ शब्द की बात करते हैं ना, तो लॉ शब्द का मतलब हो जाता है कि वही जो कानून, जो व्यवस्था वाला कानून है उसी की बात कर रहे हैं, बाकी को हम लोग छोड़ देते हैं। और हमने आपसे सवाल यही पूछा था कि लॉ क्या है, तो आपने क्या किया, समग्र को समाहित किया, पूरे को आपने जोर दिया। और यहीं पर अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग लगाती और थोड़ा टेक्निकल बनने का प्रयास करती और कहती कि नहीं इस कानून की बात, लॉ का मतलब ये कानून होता, तो हम आपको कहते कि फिर तब ये बताइए कि पारिवारिक नियम नहीं होता है जिससे मानव आचरण नियंत्रित होता है, सामाजिक आचरण नहीं होता, तब आप ही का सवाल आपको जवाब। लेकिन संजोग बस या आप जानबूझ के बहुत अच्छा आपने जवाब दिया कि नहीं, मानव आचरण को नियमित नियंत्रित करने के लिए, ह्यूमन कंडक्ट को रेगुलेट करने के लिए जो फॉर्मल सेट ऑफ लॉज, आपने अनायास या जानबूझ के वो जो शब्द लगा दिया फॉर्मल, तो फॉर्मल कैसे होगा, उसकी फॉर्मेलिटी कैसे बनेगी, तो शासन उसको क्या कर देगा, उस नियम को फॉर्मल करेगा। मान लीजिए हम लोग एक बात बताएं, कोई भी कानून हमारे यहाँ कैसे बनता है, विधानसभा, विधान परिषद में पास होता है नहीं, और उसके बाद राष्ट्रपति, राज्यपाल के पास जाता है, उस पर साइन होता है, और साइन होने के बाद उसकी अधिसूचना होती है और तब लागू हो जाता है कि यह कानून आज से लागू हो गया। हम आपसे एक एग्जाम्पल, मान लीजिए कि सपोज कीजिए कि किसी विधायक के यहाँ, राज्य के किसी विधायक के यहाँ बेटा बेटी का शादी हो और उस सबको आमंत्रित किया हो, सबको, आपके पूरा विधानसभा के सारे सदस्य आए हो, और वहां कोई मनचला या कोई व्यक्ति कोई गलत बात कर, मान लीजिए सिगरेट पी के धुआं हुआ, और सब लोग कह रहा है कि नहीं होना चाहिए, सार्वजनिक स्थल परिसर नहीं होना चाहिए, रोकिए। गवर्नर मैडम भी आई हो उस शादी में आशीर्वाद देने के लिए वर वधू को, वो भी कहे कि हाँ बात आपका सही है, इसको कल से लागू कर दिएगा, कानून होगा नहीं होगा, कारण कि उसमें फॉर्मेलिटी नहीं है, सैद्धांतिक सहमति तो है लेकिन फॉर्मेलिटी नहीं है। तो ये जो विधानसभा या ये जो संसद है, हम लोग क्या कहते हैं कि ये जन इच्छाओं का प्रतिबिंब है, ये वही काम करता है जो हमारी जनाकांक्षा, जो जनता की इच्छा है, उसी को वह प्रतिबिंब करती है। और कोई भी लोकतंत्र में कहा जाता है कि यह जो सरकार है, या 5 साल के लिए जब हम उसको मैंडेट देते हैं, हम कहते हैं कि ये हमारी इच्छाओं के अनुरूप काम करेगा, और अगर ये नहीं करेगा हमारे इच्छाओं के अनुरूप काम कर, तो अगला 5 साल के बाद जब समय आएगा तो इसको हम बदल देंगे, कारण कि हमारी जन भावनाओं का इसने ख्याल नहीं रखा। अब सवाल उठता है कि ये तो रहा लॉ, दूसरा हुआ नैतिकता। एक शब्द आया नैतिकता, और दोनों के बीच हमको सामंजस्य बनाना है। हमारा आज का टॉपिक यही ना है, विधि और नैतिकता। नैतिकता आप किसको मानते हैं? आप नैतिकता किसको कहते हैं? ये डिसाइड कौन करेगा कि राइट है कि रॉन्ग है? इसी को कहते हैं, यही उम्मीद था। बढ़िया बढ़िया ईमानदारी से कोई हमारा अभी सर्टिफिकेट साइन नहीं करेंगे रंजन भैया और सुप्री मैडम, लेकिन अच्छा लग रहा है ना कि कम से कम आप लोग इंटरैक्टिव होके बात कर रहे हैं। बढ़िया बढ़िया जगह लोग चुपचाप खाली सुनता है, पता नहीं कितना समझा, उठ के चल गया।
हमारा पूछने का पर्पस यही है कि आप उस विषय वस्तु यानी जो हम बात कर रहे हैं उसमें आप कितना समझ रहे हैं और आपका पैमाना क्या है। जैसे उस लड़की ने कहा उस पैमाने से हम एकदम ऊपर बढ़े, तो ठीक उसी तरह हम लोग हर बात में बोलते हैं नैतिकता ये का डिमांड है कि ऐसा होना चाहिए, नैतिकता ये होनी चाहिए, नैतिकता ये पैमाना है। तो नैतिकता है क्या? Morality is an informal framework of belief, custom, practices. बेटा, आज की डेट में डाइंग प्रथा भी बिलीव है कि नहीं? कुछ लोग मानते हैं कि डाइंग भी होता है, गलत लोग। झाड़ फूक भी आज के डेट में लोग मानता है। क्या उसको हम मान लें कि वो भी फेक? कस्टम आप बात कर रही हैं, कोई चीज आप लगातार गलत कर रही हैं, फिर उसको कहा जाए कि ये इसमें बहुत दिनों से ये चला आ रहा है, इसको मान लें। बात क्या है कि सबसे बड़ा सवाल ये है कि किताब के भाषा में मत बात करो। हम किताब के भाषा में ना पढ़ाने आए हैं ना पढ़ने आए हैं। हम लोग एक सभ्य समाज में, तुम +2 कर चुकी हो, आप ग्रेजुएट हो चुके हैं, जो लोग वो लोग क्या सोचते हैं कि आखिर ये नैतिकता होता क्या है? जैसे तुमने कहा और मैंने तुरंत उसको अप्रूव किया कि ठीक कह रही हो कि लॉ का मतलब हुआ कि सेट ऑफ रूल्स, फॉर्मल सेट ऑफ रूल्स, जिसका काम मानव आचरण को नियमित और नियंत्रित करना है। ये काम करता क्या है लॉ? ये लॉ पर ये किताब रखने के लिए थोड़े रखा गया है कि खाली यही ना पढ़ते हो जी, पूरा 5 साल तुमको यही ना पढ़ाया जाएगा ये काम करना है, ये कानूनी है, ये साक्ष्य के अनुसार सही है, ये संविदा के अनुसार सही है, ये संविदा के अनुसार गलत है, ये इस किताब के अनुसार गलत है, ये इस कानून के अनुसार गलत है, ये इस कानून के अनुसार सही है। तो करते क्या हो? तुम्हारा ही तो कंडक्ट होता है, रेगुलेट। तो थोड़ी ठीक उसी तरह ये नैतिकता होता क्या है? इसको नैतिकता को आप क्या मानते हैं कि नैतिकता क्या है? देखिए, हर सभ्य समाज में, सभ्य जो है वो एक आदर सूचक शब्द के रूप में, हर सभ्य समाज में, तुम ठीक बोलो, हम तुमको केवल डाइवर्ट करने का प्रयास करते। हर सभ्य समाज में एक उस समाज का चिंतन होता है, उसकी एक मूल्य होता है, उसकी एक वैल्यू होती है। कोई भी समाज, इतिहास के या सोशियोलॉजी के अगर आप विद्यार्थी हो तो आप पढ़िएगा कि एक परिवार है, एक समाज है, वो राइट और रॉन्ग, एक वो चिंतन, उसकी धारा है, उसका एक मूल्य है, उसकी एक वैल्यू है, और वो अपने वैल्यू को छोड़ना नहीं चाहता। हम आपको एक लाइव एग्जाम्पल बता रहे हैं। अगर आप गूगल करिएगा या आप आज के डेट में देखिएगा कि कहा जा रहा है कि आदिवासी ट्राइबल समाज में जो जंगल है, वनोपज जिसको कहते हैं, जंगल का जो उत्पाद, लकड़ी बीनना, लकड़ी चुनना, उसके पौधे, कहा जाता है कि एक कानून बना 2007 में यूपीए गवर्नमेंट के द्वारा कि वन उपज का मालिक जो हो। आप कल्पना कर रहे हो बेटा कि जहां देश 21वीं सदी में चला गया, हम मंगल ग्रह पर चले गए, हम वहां पानी ढूंढ रहे हैं, हम वहां जीवन ढूंढ रहे हैं,
और 2009-2007 में ये कहा जा रहा है कि जंगल में जो लोग जंगल के वन उपज को ध्यान में रखेगा, हर सभ्य समाज, कोई भी समाज हो, चाहे प्रिमिटिव सोसाइटी हो या प्रोग्रेसिव सोसाइटी हो, उसकी एक आइडियोलॉजी होती है, उसका एक वैल्यू होता है। और वह व्यक्ति उस आइडियोलॉजी और उस वैल्यू को लेके जीना चाहता है। और जो वो वैल्यू को लेके जीना चाहता है, तो हो सकता है कि जिस समय वो आइडियोलॉजी या वैल्यू बनाया उस समय तो वो सही हो, बाद में जाके गलत हो। जैसे जस्ट एकदम सामान्य सी समझो, आज हम क्या कहते हैं, दहेज क्या है? कुरीति है, बुराई है। तुम्हारे डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट के तहत एक अपराध है ना जी? लेकिन तुम अगर आज से 500 साल पहले जाओगे, या इवन अगर आप अपने शास्त्र में भी देखिएगा, तो राजा महाराजा के बेटा बेटी का विवाह होता था तो श्रद्धा के अनुसार क्या दिया जाता था? दहेज दिया जाता था, हाथी दिया गया, घोड़ा दिया गया, दान के रूप में दिया जाता था। तुम किसी जमाने में पढ़ी होगी कि सती प्रथा एक आदर्श था। आज औरत को जोर से बोलना डोमेस्टिक वायलेंस का सब्जेक्ट मैटर हो गया। आप परिवार में जोर से बोल भी नहीं सकते हैं। वो बोल देगा, कोई दिक्कत नहीं, आप बोलिएगा तो जहां बोले डोमेस्टिक वायलेंस के परिभाषा में आप आ गए। लेकिन एक वो जमाना था जिस जमाने में पति के नहीं रहने पर जिंदा, आप में से अगर कोई आईपीसी पढ़ा होगा या आगे पढ़िएगा तो उसमें एक सेक्शन है 107 दुष्प्रेरण पढ़े थे, एबेटमेंट पढ़े थे। कितना तरीका से एबेटमेंट होता है कोई बताएगा? 107 बस इतना ही बताता है कि एबेटमेंट कितना तरह से होता है। 3 तरीके से। इंस्टिगेशन, उकसा के, दूसरा हेल्प से, और तीसरा कैसे होता है? कंसिपिरेसी से। इंस्टिगेशन जो दुष्प्रेरण 3 ही मोड है, 107 केवल इतना ही करता है। एक्सप्लेनेशन में आओ, अलग बात है। 108 में दुष्प्रेरक कौन है वो सब कुछ पढ़ियो। एक केस पढ़ा होगा, अगर कोई लड़का ओरिजिनल किताब से पढ़ा होगा, मेडजी से नहीं, ओरिजिनल किताब से, चाहे वो किसी का किताब हो, जैसे मिश्रा का किताब पढ़ा होगा आपने, चाहे आपने अगर अंग्रेजी पढ़ रहे हैं तो केपी गौड़ का किताब पढ़ा होगा आपने, या किसी की किताब को आपने पढ़ा है। उसमें एक केस था मोहित बनाम क्वीन, क्योंकि पुराना केस है इसीलिए मोहित बनाम क्वीन। जानती हो, एक आदमी की चिता जल रही थी और लोगों ने कुछ नहीं किया, उसकी पत्नी सामने थी, खाली इतना ही जोर जोर से चिल्ला रहे थे, राम राम राम। पत्नी कूद जाती है चिता में। प्रीवी काउंसिल डिसाइड करता है कि यस, वो जो राम राम कह के आप उसको कर रहे थे, तो वो उकसा रहे थे आप उसको। कभी कभी मारपीट होता है, देखते हैं कोई दूसरा दोस्त कहता है मार के दिखाइए तब। अगर उसको नहीं भी मन है तब भी उसको मार उकसा रहा है उसको। छोड़िए ना, बहुत लोग देखे हैं, आप उसको पहले तक तो करिए, उसके बाद देख रहे हैं क्या होता है। आप प्रोवोक कर रहे हैं, उसको उकसा रहे हैं। तो देखो, नैतिकता है तो किसी भी सभ्य समाज की कुछ उसके वैल्यूज होते हैं, मूल्य होते हैं।
समाज उस नीतियों को लेकर, उस मूल्य को लेकर, उस वैल्यू को लेकर जीना चाहता है, आगे सरवाइव करना चाहता है। बाद में कुछ समय के बाद महसूस किया जाएगा, एग्जामिन किया जाएगा कि क्या वह जो काम कर रहा था वो उचित था। हो सकता है कि वो अनुचित हो। हमने आपको 2 एग्जाम्पल बताया, ये दोनों किसी जमाने में आदर्श थे, दहेज देना और दहेज लेना, और क्या करना, सती। गांव में आज भी चली जाओगी तो गांव में सती माता का मंदिर मिलेगा तुमको, ये उस समय का आदर्श था। आज जब हम 21वीं शताब्दी में आते हैं, आज जब हम कंप्यूटर और मोबाइल के एज में आते हैं, आज जब हम और आगे बढ़ते हैं तो कहते हैं ना, वो समाज थोड़ा सा गलत सोच रहा था। नहीं, मानव गरिमा के साथ स्त्री को भी जीने का हक है, वह भी हमारे ही समाज का पार्ट है। तुम देखोगे दास प्रथा, स्लेवरी, हम इसमें से एक आध लोगों के लिए बोल रहे हैं, ये हम जान रहे हैं कि आप इसको आत्मसात कीजिएगा कि नहीं कीजिएगा। आपको जान के आश्चर्य होगा कि ये जो स्लेवरी है ये अमेरिका में अभी 100 साल पहले खत्म, 200 साल, 160 साल के आसपास एग्जैक्ट 160। प्लेसी वर्सेस क्वीन का एक केस आप लोगों ने पढ़ा या पढ़ते हैं। क्या था, कहा गया कि नहीं, मानव दास जो है ये बुराई है, और किसी जमाने में दास रखना एक स्टेटस माना जाता था। उसके यहाँ 500 दास है, दास उसके यहाँ 3 गो दास है। आज भी हम लोग कहते हैं कि फला के घर चले जाइए, नौकर चाकर सब लोग ये स्टेटस जीतते हैं कि उसके यहाँ 5 लोगों का, उसके यहाँ खाना बनाने वाले, दरवाजा साफ करने वाला है, जाइएगा तो तुरंत एक नौकर आके पानी आपको दे देगा। स्टेटस ये है। तो कहने का मतलब है कि इसको इस तरह से मत मानिएगा कि ये जो मूल्य होते हैं ये गलत है। आप आज के कंटेक्स्ट में देख रहे हैं, नैतिकता किसी भी समय सभ्य समाज का वो नैतिक मूल्य होता है, और उसी मूल्य के साथ वह समाज जीना चाहता है। लेकिन कब, जब वो समाज के बीच एक गैप होता है, दो समाज, जैसे आपके बहुत सी चीज है। एक एग्जाम्पल आपको नहीं बोलेंगे, हम अपने पर बोल रहे हैं। हमारी घर से हमारी पत्नी जब रांची में रहती है तो वो जींस भी पहनती है और पैंट। लेकिन जब हमको जाना होता है बलिया, हमारा घर बलिया है, तो तुरंत उस दिन उस साड़ी ओड़ी पहन के लगेगा, जैसे बोला जाता है कि सही बताओ कि कल तक तो तुम्हारा ड्रेस दूसरा था, आज क्यों हो गया? इसलिए कि ससुराल जाना है ना, ससुराल है ना, वहां ये नहीं पहन सकते हैं। अब देखो क्या हुआ, एक उसका अपना मुंह, लड़की बैठी थी, इसने ड्रेस सब पहन के, एक आदमी है कैजुअल में चला, क्या करेंगे रंजन भैया? कुछ नहीं, आप तुरंत कहने लगिएगा कि इसका तो कुछ नहीं कर पाया हूँ। आप तुरंत कहने लगिएगा कि ये कौन सी की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी है, आप रहने में खाने को क्यों? और आजकल तो ये चल रहा है कि आप खूब बढ़िया से जान रहे हैं, वो बढ़िया कलर मिल जाएगा, हमारे अखबार के लोगों को वो काम मिल जाएगा। हाँ, लेकिन अगर मैडम किया या सिप्पी मैडम आपको कह रही हैं कि आप ड्रेस पहन के आइए, क्यों? और वो आपको शाम को या आपको घर में या आपको बाजार या मॉल जाने के समय नहीं कर रहे,
अगर माधव मेनन बेंगलोर नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में ये जो 5 ईयर का कंसेप्ट है, तुमको जान के आश्चर्य होगा कि इस 5 ईयर कंसेप्ट को कंसीव करने वाला जो व्यक्ति थे माधव मेनन थे, दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर जो बाद में वहां पर बने। उन्होंने लिखा है कि ये जो 3 इयर्स वाले लड़के हैं ये अच्छा कर रहे थे, लेकिन इनमें सबसे बड़ी डिमेरिट थी ना, हम सब लोग 3 इयर्स से किए हैं, कि हम लोग ग्रेजुएशन के बाद इस कोर्स को करते थे। अब पीयूष से लेके प्रेसिडेंट तक की एलिजिबिलिटी होती है। आज भी हम लोग तो किसी लड़के को बोलते हैं क्लास क्यों नहीं किया, सर एसएससी का तैयारी कर रहे थे, सर आईएएस की तैयारी कर रहे थे, यूपी पीसीएस का प्री दे रहे थे, सर मेंस दे रहे थे। ये लॉ में नाम लिखवाए थे, पहले ही करिए ना, उसके बाद भर्ती करिएगा। हम क्या जानते हैं आप क्या कर रहे थे? क्यों आपको 5 ईयर? बिकॉज आपने प्रोफेशनलिज्म डेवलप हो कि 1 पॉइंट प्रोग्राम आपको काम करना है। अब आपके पास विकल्प नहीं है कि आप इंजीनियर बन जाइएगा, आपके पास विकल्प नहीं है कि आप डॉक्टर बन जाइएगा। इंटर के बाद आई है, अब आपको 2 ही डिग्री होगा, बीए एलएलबी 5 साल पढ़ने के बाद। जहां इंटीग्रेटेड है 3 साल के बाद अगर आप छोड़िएगा तो आपको वो बीए का डिग्री दे देगा। यहाँ इंटीग्रेटेड कोर्स की बात होती है, तो रेगुलेशन पर निर्भर करता है कि उस यूनिवर्सिटी का रेगुलेशन क्या है, लेकिन सामान्यतः 5 साल आपको रखा जाए। तो कहने का मेरा पर्पस ये है कि यह जो संचित मूल्य है, ये जो सभ्य समाज का वो वैल्यू है, वो मैन टू मैन, पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस वैरी भी करना। जिसको आप नैतिक मानते हैं, हो सकता है संजय भैया उसको अनैतिक मानते हैं। जो चीज यहां पर अनैतिक हो सकता है कि यही चीज बाहर, अगर हम बोले कि बेटा तुम ड्रेस पहनना चाहिए, अगर ड्रेस कोड लागू है, तो ये जो तुम्हारा ड्रेस इस कैंपस में गलत है, लेकिन अगर इस ड्रेस को पहन के तुम किसी शादी ब्याह के समारोह में गई हो, तुम किसी मॉल में गई हो, तुम अपने फैमिली फ्रेंड्स के यहां गई हो, अपने फ्रेंड्स के यहां गई हो, कोई गलत नहीं। तो नैतिकता एक वैल्यू है, एक, और वो समाज उसको लेके जीना चाहता है, और लेकिन वो गलत हो सकता है, सही हो सकता है। जो उन्होंने कहा कि ये राइट और रॉन्ग होगा, तो मैंने पूछा कि कौन डिसाइड करेगा राइट और रॉन्ग? उन्होंने अगर कहीं से उसको सुना होगा या पढ़ा होगा या कहीं देख लिया होगा, तो इनके मन में वो बातें नहीं आई होंगी जो हमने उलट के इनसे पूछ दिया। वो मैन टू मैन, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन डिफर करेगा, और उसके आधार पर डिसाइड होगा कि वो राइट था या रॉन्ग। ओके, अब सवाल उठता है कि यह एक तरफ हम लोगों ने बात किया विधि, और दूसरे तरफ एक कंसेप्ट की बात की हमने नैतिकता। ये विधि और नैतिकता का दोनों का क्या संबंध, इनके रिलेशन क्या है? तो इनके 3 रिलेशन बनते हैं। पहला रिलेशन बनता है विधि और नैतिकता के संबंध को लेकर, कि विधि में और नैतिकता में क्या संबंध है। दूसरा इनके बीच संबंध कायम होता है कि क्या विधि के माध्यम से, क्या कानून के माध्यम से हम नैतिकता का प्रवर्तन करा सकते हैं, इन्फोर्समेंट करा सकते हैं। जैसे बिहार में अलग बात है कि सबसे ज्यादा मिलता है, लेकिन औपचारिक रूप से कहा जा रहा है कि बिहार में शराब बंदी है। आप अगर घर के अंदर भी अल्कोहल ले रहे हैं तो क्या माना जाए? अपराध। लेकिन आपके
प्रदेश में, हमारे उत्तर प्रदेश में रोड पर दारू पी रहे हैं तो ये अपराध है। पब्लिक प्लेस पर तो आप नहीं कर सकते, लेकिन हम अगर बैठे और हम अपने घर में बैठ के शराब पी रहे हैं तो हम कोई अपराध नहीं कर रहे। क्या गुनाह है? कारण कि आपके यहां शराब बंदी है ही नहीं। तो वही शराब एक जगह अपराध हुआ, वही काम हम घर में बैठ के अपने यहां उत्तर प्रदेश में कर रहे हैं। अब आप ये कहिएगा कि आपसे पूछा जाए कि एक व्यक्ति बैठ के शराब पी रहा है, आप कहिएगा जो लोग शराब पीने वाले हैं वो कह सकते हैं, तो क्या गुनाह कर रहा है? पी रहा है अपना बेचारा, अकेले बैठ के पी रहा होगा। लेकिन कोई व्यक्ति जो नहीं पी रहा है, जिसको वो अच्छा नहीं लगता है, कहेगा अरे बताइए शराब भी पीने वाला वो आदमी शराब पीता है यार, शराबी है, उसको तो ये नहीं करना चाहिए। बताइए ना, हम तो जानते थे कि एक बार रंजन भैया बहुत अच्छा परिचय कराए थे कि ये रांची में डीन है। अब बताइए, इनको हम देखे होटल में बैठ के शराब पीते। तो मेरे कहने का मतलब है कि यह जो संचित मूल्य है, ये इसका लॉ से क्या रिलेशन है? कारण कि अभी हम लोग बात किए कि लॉ कौन रेगुलेट करता है, वो जो फॉर्मल लॉ की बात करें कौन रेगुलेट करता है? सोसाइटी, शासन, तुम्हारे तो क्या यह शासन नैतिकता को प्रवर्तित करा सकता है? नैतिकता से और विधि का क्या संबंध? क्या विधि और नैतिकता दोनों आपस में एक जगह है? जानते हो हमने क्या कहा? यहीं पर अगर चौक डस्टर होता तो हम खुद से एक बात बोलते कि 3 मैंने कहा विधि और नैतिकता का संबंध क्या है। इस संबंध को लेकर जान लो कि बहुत इंटेलेक्चुअल लोग कहते हैं कि इसको कहा जाता है हार्ट फूलर कंट्रोवर्सी। हार्ट फूलर, HLA, हार्ट का नाम सुनी हो? कौन? Yes. In which school? In which school belongs heart? No. Analytical. Good. This is the last era. Analytical phase का वो अंतिम व्यक्ति था। उसके अप्रोच को कहा जाता है मॉडर्न अप्रोच। एनालिटिकल स्कूल का वो मॉडर्न अप्रोच था। एनालिटिकल उस स्कूल का, उसने, उसके किताब का नाम पता है किसी को? जब आप इतना बोले हैं तब जिज्ञासा बढ़ा है, नहीं तो नहीं पूछते। कंसेप्ट ऑफ लॉ, उसने लिखा है कंसेप्ट ऑफ लॉ। बहुत पॉपुलर किताब है हार्ट। अब फूलर कौन है? फूलर कौन है? नेचुरलिस्ट है, वो भी एक टूरिस्ट, वह भी एक प्रकृतिवादी दार्शनिक था, उसका नाम था फूलर। और इसका नाम क्या हो गया? हम अभी क्या बताएं कि दोनों को संबंधों को लेकर, दोनों के संबंध को लेकर जो बात बना उसको क्या कहते हैं? हार्ट फूलर कंट्रोवर्सी। आपने पढ़ा होगा एनालिटिकल स्कूल। सुनिए, जब आप इतना बोले तो आपको एनालिटिकल स्कूल में क्या पढ़ाया गया होगा? यही ना एनालिटिकल स्कूल कहता है लॉ एज इट इज पढ़िए। लॉ क्या होना चाहिए नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ना है? लॉ एज इट इज, माने जैसा लिखा है वही पढ़िए। आप ये मत पढ़िए कि लॉ क्या होना चाहिए। वकील, स्टूडेंट और जज क्या पढ़ता है कि भाई सेक्शन 4 पार्टनरशिप एक्ट, कंसेप्ट ऑफ पार्टनरशिप की बात करता है। अब आप कहिएगा कि इसमें लिखा है कि पार्टनरशिप ये को रिलेशन, या लिखा है आर्टिकल 15 में कि किसी भी व्यक्ति को मूल, वंश, धर्म, लिंग, जाति, स्थान, विभेद
कहिए कि नहीं, इसमें 2 लाइन और जोड़ दी। तो जब तक कि अनटिल और अनलेस वहां से जुड़ नहीं जाता तब तक जितना है उतना ही पढ़ना है। आप कहिएगा नहीं होना तो इसमें ये भी चाहिए, तो आपको लिबर्टी नहीं है कि क्या होना चाहिए। बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ लॉ, बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ बीइंग ए लॉयर, बीइंग ए जज, आपको बस उतना ही देखना है लॉ क्या है, लॉ एज इट इज, नॉट ऑट टू बी। लॉ क्या होना चाहिए। अब नैतिकता क्या है, अभी हमने बात किया, नैतिकता हमेशा ये दिखाएगी कि ये चीज है। अब अगर मान लीजिए कि हमसे पूछा जाए कि अच्छा हम आए, नहीं नहीं भैया इसमें ऐसा कर देना कि एक नहीं रहता और सारी कुर्सी एक साथ लगाए गए होते, इतना अच्छा होता। ये लिबर्टी नहीं, जो लगा हुआ है इसी में हमको देखना है। ये हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है। ये किसका जुरिस्डिक्शन है? ये यूनिवर्सिटी एडमिनिस्ट्रेशन का जुरिस्डिक्शन है, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का जुरिस्डिक्शन है, डीन का जुरिस्डिक्शन है कि हम अपने कॉन्फ्रेंस हॉल को कैसे बनाएं। हमारा जुरिस्डिक्शन नहीं है, हम लेक्चर के लिए आमंत्रित हैं, हमको लेक्चर देना है। ये कैसा होना चाहिए हम नहीं बताएंगे। हाँ, लेकिन मेरे मन में सवाल होगा कि भैया अगर ये ऐसा होता तो इस तरह से होता, इसके ये फायदे हो सकते थे। तो हार्ट क्या कहता था, या एनालिटिकल स्कूल, मैंने अभी आपसे कहा कि हार्ट किस स्कूल का था, हार्ट एनालिटिकल स्कूल का था। तो हार्ट कहता था का अपना ओपिनियन था, क्योंकि वो अपने स्कूल के प्रति कमिटेड था। और फूलर, मैंने नाम से बताया कि फूलर कौन था, नेचुरलिस्ट था, तो उसका एक सोचने का तरीका अलग था। जैसे मान लीजिए कि आप जो चीज को लेकर सोच रहे हैं, अब जैसे बिहार में ही हम कह रहे हैं कि नहीं नहीं गवर्नमेंट को पूर्ण शराबबंदी नहीं करनी चाहिए। क्यों? आप कहेंगे क्यों? नहीं नहीं, इससे राजस्व की हानि हो रही है। हाँ, रेगुलेट करना चाहिए कि पब्लिक प्लेस पर नहीं हो, ये हो वो हो वो, लेकिन पूर्ण शराबबंदी जो है वो उचित है। लेकिन क्या है? नहीं, विधानसभा ने तो कानून यही बनाया है कि शराब प्रोहिबिटेड, कंप्लीट प्रोहिबिटेड। आपको दिमाग नहीं लगाना है। ये लिबर्टी हम आपको नहीं दिए कि आप उचित और अनुचित बताइए। हमारा काम है कानून बनाना, हमारा काम है नीतियों का निर्धारण करना। हमने राइट या रॉन्ग, गलत या सही एक निर्णय ले लिया। अब हमारे इस निर्णय को 2 ही लोग हटा सकते हैं। एक तो या तो कोर्ट हटा दे, अनकॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश कर दे, या जन इच्छाओं का इतना प्रबल प्रतिबिंब बने कि वही सरकार कहे कि नहीं भाई हम अपना बात वापस ले रहे हैं। मान लीजिए कि अगर शराबबंदी के बाद नीतीश कुमार चुनाव हार जाते, क्या कहा जाता? सारे जो लोग थे उन लोगों ने इस नियम को नहीं माना, कहा एक्सेप्ट नहीं किया, उसका अप्रूवल नहीं दी। जो कानून की भाषा में हम कहते हैं, हम उनकी नीतियों से सहमत नहीं हुए और जनता ने हाथ उठा के कहा कि आपकी नीतियां सही नहीं है, हम आपको 5 साल मौका दिए थे लेकिन आपने किया नहीं। आप देखते हैं अक्सर सुना है कभी आप बातचीत में कोई कहता है बताइए नोटबंदी करके खराब कर दिया गया, फलाना काम करके खराब कर दिया गया, और उधर से काउंटर क्या आता है, उसके बाद तो हम 12 में चुनाव जीत गए, उसके बाद तो हम फलाना जगह का चुनाव जीत गए, उसके बाद तो हम फलाना जगह का चुनाव जीत गए। एक तरफ आप कहते हैं आप भ्रष्ट नेता है, आप पर कन्विक्शन है, दूसरा तरफ आप देखिएगा उसका प्रवक्ता कहता है क्या बात करते हैं, जनता की अदालत में हम हैं, उस अदालत ने तो हमको हरा दिया, लेकिन जनता देखिए हाथ पर खड़ा किए हुए हमारी पार्टी को बहुमत दे रहा है, हम जीत रहे हैं। तो कहने का पर्पस ये है कि जब 2 विचारधाराएं हैं, एक नेचुरल लॉ की विचारधारा, एक विचारधारा एनालिटिकल स्कूल की विचारधारा है,
तो बट नेचुरल है कि लॉ एंड मोरालिटी के रिलेशन को लेकर दो जो है ओपिनियन बनना चाहिए, बना होगा। नेचुरलिस्ट आप जानते हैं, आपको बताया गया होगा या आप पढ़ते हैं, वो नैतिकता, मोरालिटी, रिलीजन, पॉलिसी, इथिक्स, इथिकल बिहेवियर का वो फॉलोअर है। वो कहता है होना चाहिए, कारण कि ये समाज में होता है, होना चाहिए। और आपने ये भी पढ़ा कि एनालिटिकल स्कूल का जो फाउंडर, रियल फाउंडर की बात अब मत कहिएगा कि बेंथम है, लेकिन फाउंडर, जो फॉर्मल फाउंडर हम जिसको मानते हैं, वो ऑस्ट्रेलियन थ्योरी क्या कहता है? वो कहता है लॉ इज ए कमांड ऑफ सॉवरेन। और वो क्या कहता है? केल्सन क्या कहता है? जो प्योर थ्योरी दिया, वो भी एनालिटिकल स्कूल का था, 3 फेज में था। ऑस्ट्रेलियन फेज, वियना स्कूल, ला एकदम मॉडर्न एज, आज के एज में हार्ड। दोनों ने क्या कहा? आप उठा के जितने एनालिटिकली, उन लोगों ने कहा जी नहीं, लॉ एज इट इज, इसको धर्म से मत जोड़िए, लॉ को इसको मत जोड़िए समाज से, इसको मत जोड़िए आप हिस्ट्री से, लॉ को एज इट इज पढ़िए। फूलर कह रहा है जी नहीं, लॉ को तो आपको नैतिकता से देखना ही होगा। सोशियोलॉजिकल स्कूल का इहरिंग कहता है लॉ कहां लागू होता है? स्पेस में, धरती के पाताल में, कहां? समाज में। तो समाज का प्रभाव तो लॉ पर पड़ेगा, आप कैसे इग्नोर कर दीजिएगा। और वो क्या कह रहा है? नहीं, लॉ इज ए कमांड ऑफ सोवरेन, राजा का दिल, यानी कि संसद अगर कोई गलत पास कर दिया तो भी वही चलेगा। और आज हम लोग क्या करते हैं? पास कर दीजिएगा, हम हाई कोर्ट चल जाएंगे, हम सुप्रीम कोर्ट चल जाएंगे, हम आपको चुनाव में हरवा देंगे। तो क्या है वस्तु स्थिति? क्या हुई कि वस्तु स्थिति यह है कि यही एक अप्रोच था जिस पर फूलर का अप्रोच डिफरेंट। फूलर का कहना था कि इस समाज में हम समाज के लोग रहते हैं, हमारी अपनी सामाजिक परिस्थितियां हैं, हम कई कम्युनिटी में रहते हैं, हमारी अपनी धार्मिक परिस्थितियां हैं, हम पॉवर्टी और गरीबी और अमीरी में रहते हैं, इसीलिए हम ठंडे देश में रहते हैं, हम गर्म मुल्क में रहते हैं, हम वहां रहते हैं जहां पानी का अभाव है, अरब देश में हम वहां रहते हैं, चेरापूंजी अगर कहिए जहां पर रोज बरसात हो रहा है। तो इस सब चीजों का भी लॉ पर असर पड़ेगा। और वो एनालिटिकल स्कूल रिजिड क्या हुआ? नहीं नहीं नहीं, नथिंग, लॉ एज इट इज। तो दोनों के संबंधों के बारे में क्या हुआ? दोनों एक दूसरे से क्या हो गए? कट गए। आप भी हार्ड अप्रोच लिए कि नहीं आपको तो मानना चाहिए, और दूसरा कहता है हम तो मानेंगे नहीं। हम लोग, आप कभी पढ़िएगा, जब आगे चल के LLM करिएगा, आप LLB को गहन अध्ययन करिएगा, तब आपको कहा जाता है, क्वेश्चन पूछा जाता है PG में, ये जो आपको हम सब्जेक्ट बता रहे हैं, ये कम से कम UGC के 10 गो प्रोग्राम में, एकेडमिक स्टाफ कॉलेज में ये लेक्चर के लिए बुलाया। कल रात को बंद तक हम बोले भैया से कि आप जो पेपर कहिए उस पेपर पर थोड़ा बात करेंगे। बोले नहीं यार, तुम्हारा वो लॉ एंड मॉरलिटी वाला, हम बोले ये रेलवे के लड़के हैं, पर क्या बात करेंगे, ये अगर LLM के लड़के